युद्ध के माहौल में बाजार का हाल बड़ा खराब है और ऐसे में सब लोगों को डर लगता है कि और कितना गिरेंगे, अब आगे क्या होगा, कहाँ रुकेंगे, इससे पहले कितना और नुकसान देखने को मिलेगा। लेकिन होता है कि जब माहौल ख़राब होता है तभी भाव नीचे होता है, जब भाव नीचे होते हैं तभी आपके लिए निवेश का सही समय होता है। लेकिन दिक्कत ये कि इस तरह के माहौल में कैसे हिम्मत जुटाएं, कैसे पैसे बचाएं और कैसे नया पैसा लगाएं। अब इस तरह के माहौल को जानने और समझने के लिए और इस पर एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए और वेल्थ क्रिएशन को आगे बढ़ाने के लिए हमने आज से की है इस खास सीरीज की शुरुआत। जी हाँ, वेल्थ मंत्र। और आज इस सीरीज की शुरुआत में पहले दिन हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज HDFC म्यूचुअल फंड के MD और CEO नवनीत मुनोत साहब। नवनीत सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। सबसे पहली बात तो इस तरह के माहौल में आप आए वही बड़ी बात है, बड़ा मुश्किल काम है। थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ। 6 साल पहले ठीक 23 मार्च 2020 ये वो दिन था जब निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप उस दिन 13% सब टूटे थे। और तब लोगों को लगा कि ये तो बड़ा मनहूस दिन है। हमने सोचा कि हाँ, एक तरह से आप सोच सकते हैं कि मनहूस दिन इतना मार्केट गिरा था, लेकिन सोचो अगर किसी के पास पैसा और हिम्मत रही हो और उसने उस दिन निवेश किया तो उसकी वेल्थ कितनी बनी। तो हमने सोचा कि बजाय इसको मनहूस दिन या मनहूस हफ्ता मानने के, क्यों ना हम ये माने ये वेल्थ क्रिएशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट डे साबित हो सकता था। तो वहाँ से हमने शुरुआत की इस वेल्थ क्रिएशन वीक मनाने की। आज आप हमारे पहले मेहमान हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, फ्लैशबैक में कुछ याद है 2020 का वो दिन 23 मार्च, कुछ याद आता है? बिल्कुल याद है अनिल जी, और हमारी बात भी हुई थी उस दिन। मुझे याद है कि बाजार गिरा था 13%, बैंक निफ्टी करीब 17% गिर गई थी और कई सारे ऐसे शेयर थे जो 20-30% गिर गए थे। और एक बड़ा ही अनिश्चितता का माहौल था। लॉकडाउन अनाउंस हुआ था और हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा विश्व का, क्या होगा मानवता का, क्या होगा अर्थव्यवस्था का। ये सब माहौल के बीच में वो जो जिस तरह से बाजार गिरा। और मुझे ध्यान है हमारे फ्लेक्सी कैप फंड की NAV उसके पहले करीब 650 के आसपास थी उसी क्वार्टर में, और उस दिन गिरकर 450 की हो गई। अब मैं एक बात बता सकता हूँ आपको अनिल जी कि वो 450 वाली NAV उस दिन की आज 1800 रुपए की, आज भी 1800 है। अब वो अगर आपने पहले पैसा लगा दिया, अगर आपको ऐसा लगा, पहले पता ही नहीं था कि ऐसा कोविड जैसी स्थिति हो जाएगी, आपने पहले पैसा लगा दिया फरवरी में। आपको पता, हम तो आए थे उस दिन जब बाजार का नया पीक था फरवरी 2020 में, 12,000 का निफ्टी जब पहली बार टच हुआ था, तब 650 में लगा दिया। उसके बाद में आपको घबराहट हो गई कि यार ये क्या कर दिया, तो 30% बाजार गिर गया। उसके बाद में रशिया यूक्रेन वॉर भी हुआ, इन्फ्लेशन भी बढ़ा, ब्याज दरें भी बढ़ी। उसके बाद में जो इजराइल और वहाँ पे मिडिल ईस्ट में वापस वॉर हुई, उसके बाद में ट्रम्प टैरिफ और ये सब हुआ, कितनी सारी चीज़ें हो गई 5-6 साल के अंदर। लेकिन उसके बाद भी वो NAV 450 वाली या 650 में भी आपने लगा दिया, नीचे में 450 देख ली, लेकिन आज 1800 के ऊपर देख रहे हैं। और पिछले 30-40 सालों में अगर हम भारतीय बाजारों को देखें तो ऐसी स्थिति बहुत बार बनी है। ये जो अभी हो रहा है वो पहली बार नहीं हुआ है। अलग अलग मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ, पर उस समय पर आपका संयम और उस समय पर आपका धैर्य ये निर्धारित करेगा कि आप कितना पैसा बाद में बना पाएंगे। डर तो लगता है, गला सबका सूखता है, बचे कैसे इस डर से, बचे कैसे? नहीं, भय लगना तो स्वाभाविक है। सबसे पहले तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि पूरे विश्व में वापस शांति और सौहार्द आए। प्रभु को धन्यवाद भी देता हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम भारत में बैठे हैं। हम कई बार इस चीज़ को बहुत ही नेगलेक्ट कर जाते हैं, हम हमारे आसपास की कई दूसरी तकलीफ़ों को देखते हैं। लेकिन आप सोचिए कि हम कितनी अच्छी जगह पर आज बैठे हैं। और अगर हम पूरे अगर मैक्रो एनवायरनमेंट को देखेंगे तो जब 2 अगस्त 1990 को कुवैत का वॉर हुआ था और ऑयल के प्राइसेस डबल हो गए थे, $17-18 वाला ऑयल पहली बार विश्व ने $35-40 जाते हुए देखा। 91 में क्राइसिस हो गया, हमारा सोना गिरवी रखना पड़ा। और आज तो RBI के पास करीब मोटा मोटी $700 बिलियन के रिजर्व्स हैं। बैंक की बैलेंस शीट अच्छे शेप में है, कॉर्पोरेट्स के पास डेट नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, ओवरऑल बैलेंस शीट ठीक है। इतने सारे रिफॉर्म्स हो गए और हमारी एक सुदृढ़ स्थिति कई मायने में अगर देखें तो बनी है। लेकिन हमने इतनी तकलीफें इतनी बार देखी है तो भय बनना जरूरी है। उस भय बनना तो स्वाभाविक है, क्योंकि उस समय पर आपको ऐसा लगेगा अब कल क्या होगा। आज तेल के दाम 115 हो गए 60 वाले, क्या 150 हो गए तो क्या होगा, 200 हो गए तो क्या होगा। ये तो हमने अभी रशिया यूक्रेन वॉर में भी देखा था, वो 80, 70, $75 के आसपास चल रहा था और $130 चला गया था, वापस 60 आ गया। ये तो मैं आपको पिछले 40 वर्षों में बहुत सारे ऐसे
उदाहरण दे सकता हूँ। ठीक बात है, बिल्कुल ये तो डर स्वाभाविक और होना भी चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो है दूसरा डर वो है कि जहाँ एक और हमारे घरेलू निवेश बड़ी मजबूती से टिके हुए हैं, एसआईपी में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड पैसे आ रहे हैं और दूसरी ओर एफआईएस की बिकवाली भी है, तो कई बार एक डर और मन में लगता है। और मैं काफ़ी ट्रैवल करता हूँ वीकेंड पे, लोग ये पूछते हैं कि सर हम सही तो कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि सब एफआईएस सब हमें ही बेच जाएंगे, बाद में हमारे हाथों में ही शेयर रह गए। तो पहली चीज़ तो ये कि रिटेल इन्वेस्टर्स का कितना कॉन्फिडेंस है, आप तो एमफी के चेयरमैन भी है, कि आपको लगता है कि फ्लोज के लिहाज से कहीं कोई समस्या कोई दिक्कत हो सकती है? मुझे लगता है अनिल जी, मेरे ख्याल में इस महीने का एसआईपी फ्लो अभी 5-7 दिन बाकी हैं, बट मेरे ख्याल में रिकॉर्ड हाई पर आएगा। ओह वंडरफुल। पॉसिबल है, रिकॉर्ड हाई पर आने की पॉसिबिलिटी है अभी तक का जो ट्रेंड देख रहे हैं। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, सब निवेशकों को धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स एडवाइजर्स वगैरह हैं और मार्केट रेगुलेटर को, सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये निवेशकों को संदेश पहुँचा पाना कि वो नियमितता बहुत ज़रूरी है। और वो अगर टूट गई तो आप सोचिए, अगर आपने उस दिन, जब हम बात कर रहे हैं आज के 6 साल पहले की, 23 मार्च को अगर आपकी एसआईपी की इंस्टॉलमेंट नीचे में नहीं गई तो उतनी यूनिट्स आपको नहीं मिली। मार्च अप्रैल मई जून में जब बाजार गिरा तब आपको वो जो नीचे में अगर ज़्यादा यूनिट्स मिलनी चाहिए थी, अगर वो 450, 500, 600 रुपए की एनएवी में, तो आज आप 1800 रुपए की एनएवी कैसे देखते। ये संदेश मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों तक पहुँचा है और मेरा विश्वास है कि इन्वेस्टर्स जिन्होंने सही तरीके से निवेश किया है, अपने लक्ष्य पर ध्यान दिया है, अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से उन्होंने सही एसेट एलोकेशन किया है और रेगुलर एसआईपी कर रहे हैं, वो अपनी एसआईपी बनाए रखेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स ऐसी होती है, जैसे युद्ध के बारे में आपने बताया कि हर बार युद्ध के बाद बाजार वापस रिकवर भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं। गिरते हुए बाजार में जब हमें पता नहीं कि युद्ध कितना चलेगा, मार्केट कितना गिरेगा, कब रिकवर होगा, ऐसे में पैसा तो है, चलो थोड़ा ही सही, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही, तो लगाने का पैसा, निवेश करने का सही तरीका क्या है? एक फंड मैनेजर हुए अनिल जी, पीटर लिंच, हमने पहले भी बात करी है कि उन्होंने कहा है कि ज़्यादा नुकसान हुआ है करेक्शन का इंतज़ार करने में, करेक्शन में उतना नुकसान नहीं हुआ है। ठीक बात है, क्योंकि आदमी यही सोचता रहता है कि मैं बॉटम पे करूं और मैं वापस जाऊं 6 साल पहले उस समय में, तो आपको यही लगता था। मार्च में तो एक्चुअली केसेस हुए ही नहीं थे कोविड के, वो तो होने बाद में चालू हुए, उस समय तो खाली डर ही था। लॉकडाउन होने के बाद जब केसेस बढ़ने लगे, पहले 100 केस आए, 1000 आए, 10,000 आए, 1 लाख आए, 10 लाख आए और बाजार बढ़ना ऑलरेडी चालू हो गया, तो आपको बॉटम पता नहीं चलेगा। आप न्यूज़ फ्लो के हिसाब से निवेश नहीं कर सकते हो। आपने सही बोला, मेरे ख्याल में ऐसी कोई लाइन बोली थी, वो हमने पहले बार बात करी है, अच्छा भाव, अच्छा समय और अच्छा समाचार, ये दोनों साथ में नहीं आएंगे। जब समाचार इतना भयावह लगेगा, युद्ध हो रहा है, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही है, रुपया कमज़ोर हो रहा है, ब्याज की दरें बढ़ रही है, बाजार गिर रहा है, क्या होगा अर्थव्यवस्था का, क्या होगा विश्व का, उसी समय पर भाव अच्छा होगा क्योंकि भाव गिर गया है। ठीक बात है, ये बात सही है। अच्छा समय और अच्छे भाव दोनों एक साथ नहीं मिले, या तो खबर अच्छी अच्छी सुन लो या फिर भाव आपको, मतलब आप ये सोचो कि अच्छी खबरों के साथ भाव भी सस्ते मिल जाए, ये मुश्किल काम है। अब एक चीज़ और है कि नो डाउट कोविड के बाद नए निवेशक काफ़ी आए हैं बाज़ार में, स्पेशली जेएनजी इन्वेस्टर्स भी आए हैं। कई सारे फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स भले उम्र में बड़े हैं, लेकिन उन्होंने पहली बार ढंग का एक कहना चाहिए कि साइजेबल फॉल दिखा है बाज़ार में, अच्छा खासा। नो डाउट बीच में एक बार 2024 में, 2025 में छोटे छोटे आए इलेक्शन के रिजल्ट के वक्त, फिर टैरिफ के वक्त, लेकिन प्राइस डैमेज जो इस बार हुआ है मिड कैप स्मॉल कैप अक्रॉस बोर्ड, उनका पहला ढंग का करेक्शन है, टाइम वाइज भी प्राइस वाइज भी। उन्हें क्या सलाह देंगे? एक तो बिकॉज आपने कहा कि मिड कैप स्मॉल कैप में प्राइस डैमेज बहुत हुआ है। अगर आप म्यूचुअल फंड की एनएवी से कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि कई लोग जिन्होंने अगर कोई टिप देख करके या किसी और कारण से कोई स्टॉक खरीद ली कि उसमें कई गुना हो जाएगा, उनका नुकसान ज़्यादा हुआ है। रिलेटिवली जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैं जिन्होंने फंड में लगाया, उनका नुकसान रिलेटिवली कम हुआ है, बट नुकसान तो नुकसान है। एक आदमी को पीड़ा तो होना स्वाभाविक है, जब आपका भाव गिर रहा है, आपकी एनएवी गिर रही है, आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू गिर रही है, तो वो स्वाभाविक है वो होना, वो तो एक मैं कहूँ कि हमारी नेचर में। लेकिन अगर हम पिछला इतिहास देखेंगे तो वो इस समय बहुत काम आता है कि अगर आप पिछले 30 साल का फंड का इतिहास देखिए या 40 साल का बाजार का इतिहास देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार जब ऐसा समय आया, जब मैंने 90-91 की बात करी, सेंसेक्स मेरे ख्याल में 1200 से 950 हुआ था और उसके बाद 1-1.5 साल में जब उदारीकरण वैश्वीकरण हुआ 91-92 में, तो वो 4000 की ऊंचाई पे गया, 4 गुना बाजार हो गया एकदम। मतलब
इतना बड़ा क्राइसिस और सीधा बाजार 4 गुना। 2008-9 देखेंगे तो बाजार गिरा 21,000, सेंसेक्स वाला 8,000, हमारी एनएवी मेरे ख्याल में कुछ तो 250 रुपये से 100 रुपये कुछ हो गई थी, वो आज 100 वाली 1800 रुपये। 2020 की हमने बात करी, अगर हम वो इतिहास को देखेंगे कि उस समय क्या हुआ तो हमारे को उसका मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये समझने में हमारे को मदद मिलेगी कि उस समय पर क्या करना चाहिए निवेशकों को। बिल्कुल ठीक बात है। और एक चीज़ और जो लोगों को लगता है कि कई सारे लोगों को, चाहे वो बड़े अनुभवी हैं, पुराने इन्वेस्टर्स जो पहली बार फाइनेंशियल एसेट्स और इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे, उन्हें लगता है हमारा तो सोना चांदी ठीक था, फालतू में इक्विटी की तरफ आए, अच्छे खासे पैसे सोने चांदी में बन जाते हैं, वो भी छोड़ा और इधर भी पैसे लग गए। उनका क्या? देख तो आप अनिल जी, हमने शायद 2 सितंबर 22 में हमारा सिल्वर ETF लॉन्च किया था। मुझे ध्यान है शायद $18 के आसपास का भाव था चांदी का, $18 का। आपको पता है कितना रुपए आया हमारे को उस ETF के NFO में? आज की तारीख में 7,000 करोड़ से ज़्यादा होगा। उस समय कितना पैसा आया होगा? कितना? वो मेरे ख्याल में 20 करोड़ रुपया बस। और हमने बहुत सारी चीज़ें लिखा है, डिमांड सप्लाई में ये सिचुएशन है, ये इंडस्ट्रियल यूज़ है, प्रेशियस। सिर्फ 20 करोड़? 20 करोड़ रुपए, बिल्कुल उस समय पे नहीं देखना था। और जब $120 का भाव था, अगर मैं किसी को बोलूं कि यार सारा पैसा इधर मत लगाइए, तो कहेंगे सर आपको नहीं पता EV में कितना लगता है, आपको नहीं पता सोलर सेल में चांदी कितनी लगती है, और लोगों के पास चांदी का तो एलोकेशन नहीं, अब तो स्टार्ट हुआ है। और आपने देखा वो पंक्तियां लग गई थी वो सिल्वर स्टोर्स में, लोग कॉपर बार खरीदने लगे। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। पिछले 1 साल 6 महीने हमने उस समय बात करी थी, मुझे ध्यान है एक बार मैंने कहा था कि 2 निफ्टी आ रहे थे 1 किलो में, अभी तो 16 निफ्टी आ रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आई थिंक एसेट एलोकेशन बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। हर बार पिछले 1 साल में किसने अच्छा करा और डाल दें, अभी बहुत ख़राब किया अभी निकाल लें, वैसा वो रियर व्यू मिरर की ड्राइविंग अच्छी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप पर एक बात बता दूं, वो सोने चांदी की इन्वेस्टिंग बहुत जने कहते थे कि बड़ा वेल्थ इफेक्ट आएगा। मैं एक शादी में था अनिल जी, और महिला संगीत में बहुत सारी परिवार की महिलाओं से बात कर रहा था, तो मैंने कहा इतने भाव बढ़ गए चांदी सोने के। तो आपको पता है महिलाओं को अच्छा नहीं लगता है वो, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी जो अगली खरीद होगी अक्षय तृतीया पे होगी, धनतेरस पे होगी और वो महंगी होगी। पर हम वो वाला लॉजिक SIP में नहीं लगाते। एब्सोल्युटली। जब बाजार ऊपर जाए तो लगे यार मेरे तो यूनिट कम आएगी अगले बार, उतने ही पैसे लगाने, नीचे जाए तो अच्छा लगे ताकि मैं ज़्यादा खरीद सकूं। तो वो वाला जो लॉजिक लोग सोने चांदी में सैकड़ों सालों से लगा रहे हैं, मुझे लग रहा है कोई तो भारत में एक ऐसा समय आएगा जो SIP में भी सेम लॉजिक लगाएंगे कि आज मैं टॉपअप क्यों नहीं कर दूं, ज़्यादा पैसा लगा दूं, बाजार नीचे है तो ज़्यादा आएंगे। तो आप अगर 1 कलदार खरीद रहे थे तो भाव नीचे आ गया तो 2 खरीदते हो, और अगर ऊपर चला गया तो 20 ग्राम की जगह 10 ग्राम करते हो। वो वाला लॉजिक यहाँ पे क्यों नहीं लगा देते? वो बात सही भी है, लेकिन अब एक्चुअली वैसे 2-3 साल से थोड़ी मैच्योरिटी तो बेहतर हुई है इन्वेस्टर्स में, जो SIP इन्वेस्टर्स बहुत डिसिप्लिन है। बहुत मैं तो हृदय से आपका भी साधुवाद और सभी लोगों का जिन्होंने भी मेहनत करी है पिछले कुछ वर्षों में। और ये अच्छा है कि एक जो आपने बोला कई जेनजी वाले निवेशक आए, नए निवेशक आए, उन्हें एक ही सोचना है कि कौन से लक्ष्य के लिए निवेश कर रहे हैं। 30-40 साल बाद जब रिटायरमेंट आएगा, 10 साल के बाद जब परिवार बनेगा और उनके और उनको वेल्थ क्रिएट करनी है उसके लिए, तो उसमें इस तरह का उतार चढ़ाव वो पिछला इतिहास देख सकते हैं कि उनके लिए जब इस तरह का बाजार गिरता है, ज़्यादा यूनिट्स मिलती है, उनके लिए अच्छा है। और यही समय होता है कि थोड़ा टॉपअप करते रहें। मुझे नहीं पता, आपने पूछा कि अब कब गिर, मेरे को नहीं पता बॉटम कहाँ होगा, किसी को भी नहीं पता। अगर किसी को पता है या तो वो झूठ बोल रहे हैं या किस्मत है कि भाई वही निकल जाए। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक चीज़ और कि हम आजकल मार्केट में सब लोग बात करते हैं, पहले और इस बार की गिरावट में एक बड़ा अंतर है, वो ये कि पहले हमें ये लगता था कि FIs खरीदेंगे, अब ये लगता है कि अच्छी खबर हो या बुरी खबर FIs को बेचना ही, चाहे आप GST कर दें, GST कट कर लें, चाहे ट्रेड डील कर लें, कुछ भी हो जाए FIs को लेना ही नहीं। क्या हुआ, ऐसा क्या नाराजगी है FIs की भारत से? ऐसा नहीं है अनिल जी, आई थिंक ये वाली परिस्थिति वापस बदल गई एकदम से। अदरवाइज आप देखोगे तो पिछले महीने तो FI खरीद रहे थे, आई थिंक कुछ तो उनकी बाइंग चालू हो गई थी क्योंकि हमारे यहाँ वैल्यूएशंस रिलेटिवली बेटर हो गए। बाजार करीब 17-18 महीने से फ्लैट रहा था, अर्निंग्स तो बढ़ी हैं और इस साल की अर्निंग्स की अच्छी एक्सपेक्टेशंस थी अगले कई क्वार्टर्स की, तो उनकी बाइंग वापस चालू हो रही थी। लेकिन ये वाला एकदम अनएक्सपेक्टेड आ गया, और क्योंकि हम लार्ज ऑयल इम्पोर्टर हैं तो हमारा
ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कुछ और कंट्रीज़ के मुकाबले में, और इन जनरल एक भय का वातावरण सब जगह अगर पूरे विश्व में हो गया। पर मुझे लगता है जब भी ये बादल छटेंगे, जब भी ये युद्ध के बादल छटेंगे, जब भी थोड़ी सी भी स्थिरता आएगी, तो मुझे लग रहा है कि इस बार भारत के प्रति मुझे लगता है कि शायद FII का व्यू डिफरेंट होएगा। एक और चीज़ जो भारत में लोगों को बड़ी सता रही हुई, हमारी करेंसी, मतलब दुनिया भर में डॉलर कमज़ोर हुआ, बाकी करेंसी मजबूत हुई, हम अकेले सबसे ज़्यादा गिरने वालों में, जबकि सबसे तेज़ दौड़ लगाती हुई हमारी अर्थव्यवस्था। तो ऐसा क्या हम गलत कर रहे हैं, या ऐसा क्या वजह है कि हमारा रुपया मजबूत नहीं हो रहा? एक तो उसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि वो अच्छा है कि खराब है, क्योंकि अगर ये वीकर रूपी है, कहीं ना कहीं एक्सपोर्टर्स को तो मदद मिल रही है। जब हमारे पर टैरिफ लगाया गया है US का इतना ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं एक एक्सपोर्टर्स के लिए वो अच्छा भी हो जाता है। कई एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिन्हें नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ विश्व के वातावरण से, तो रुपया कमज़ोर हुआ। और अगर हम 20-25 साल का इतिहास देखेंगे तो मेरे ख्याल में मोटा मोटी 3-3.5% पर एनम का डेप्रिसिएशन हुआ है। बीच बीच में एपिसोड आते हैं जब रुपया बहुत तेज़ वीक होता है, फिर वापस कुछ समय आता है जब वो स्टेबल टू मार्जिनली अप्रिसिएट होता है। तो उसको एक लंबे समय के हिसाब से देखना चाहिए। और अगर भारत का इन्फ्लेशन और विश्व के इन्फ्लेशन का जो डिफरेंस अगर वो कम हो गया है, तो मुझे लगता है कि आगे जाकर एक बार तो ये जो छोटे समय अभी नियर टर्म में जो अनसर्टेनिटी है वो जब भी छटेगी, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि रुपया और ज़्यादा वीक होगा। जैसा आपने कहा भी कि न पहला युद्ध है ना आखिरी है, होपफुली कि हमारा ना वो पूरा अच्छी बात मानवता का है। इतिहास देख लीजिए। मैं तो कई बार कहता हूँ कि 40 साल का जो समय था 1980 से 2020 का, उसमें विश्व में इतनी शांति और इतनी समृद्धि मानवता के इतिहास में नहीं कभी नहीं देखी हुई। 40 साल में क्या 100 करोड़ से ज़्यादा चाइनीज, 100 करोड़ से ज़्यादा भारतीय, इतने लैटिन अमेरिकन, सब जगह पे विश्व में इतनी समृद्धि बढ़ी। 40 साल। बाकी जब यूरोप ने अच्छा किया है शताब्दियों तक, तो कुछ ही लोग थे। US ने किया तो कुछ ही लोग थे। जापान था तो कुछ ही लोग थे। ये 40 साल का समय ऐसा निकला जब बहुत शांति और बहुत समृद्धि रही है। और इसमें भी मुझे लगता है कि युद्ध में कई नए इनोवेशंस भी होते हैं। एक बहुत ही दुख भरी सिचुएशन है, बट जब ऑयल प्राइसेस ऊपर जाते हैं तभी नए इनोवेशन आते हैं। शेल गैस की खोज हुई थी जब 2007-8 में, जब $100 के ऊपर आ तो निवेश हुआ। रिन्यूएबल एनर्जी में इतना काम हुआ जब भी ऑयल प्राइसेस ऊपर गए। और मुझे लगता है कि अब जब वापस ऊपर जा रहे हैं तो हर देश सोचता है, हर कंपनी सोचती है कुछ नया इनोवेट करने की। कोविड में भी यही हुआ था अनिल जी, लोगों ने एक नए तरीके से प्रोडक्टिविटी, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश करी। तो जब मानवता पर कोई प्रहार होता है, कोई एक कठिन समय आता है, तब हम उसी समय नया इनोवेशन करते हैं। तो इस बार भी नए इनोवेशन निकलेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, होंगे भी। और हर बार गिरावट के बाद जब तेजी होती है तो नई लीडरशिप भी आती है। तो इस बार मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बार जब भी जहाँ से भी बाजार रिकवर होने की कोशिश करेंगे, मजबूत होंगे, कहाँ से आएगी लीडरशिप? दोनों ही चीज़ें। कुछ तो ऐसे हैं अनिल जी, कई क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत गिर गए हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज है बहुत गिर गए हैं, या इंडस्ट्रियल्स हैं बहुत गिर गए हैं। अभी पहले हम सब PLI, China +1 और जितना भी काम सरकार ने किया, जितना भी कंपनियों ने किया है कि प्राइवेट कैपेक्स चालू होगा, गवर्नमेंट कंटिन्यूस कैपेक्स कर रही है, लेकिन अभी ये मिडिल ईस्ट की स्थिति की वजह से, तेल की कीमतों की वजह से और कारणों से लोगों को लग रहा है कि अभी तो थोड़ा डेफर हो गया, बट ऐसा नहीं होगा। स्ट्रक्चरल स्टोरी तो ख़त्म नहीं हुई है। फाइनेंशियल, जैसे मैंने कहा कि स्टॉक्स काफ़ी गिर गए, और अगर हम लंबे समय के लिए देखेंगे तो चाहे फाइनेंशियल्स हैं, कैपिटल मार्केट हैं, ये सब तो स्ट्रक्चरल थीम्स हैं। और कंजम्पशन में भी जितने भी कदम उठाए गए पिछले वर्ष, और हमें लग रहा था रिकवरी हो रही थी, चाहे वो ऑटोज थे, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी था, इवन स्टेपल्स में भी सुधार हो रहा था। अभी वापस अगेन ये जो भय का एक वातावरण आ गया है, उसकी वजह से सब में कमजोरी है। पर स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लगता है कई जगह मौके मिलेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो कई सारे सेक्टर्स ऐसे होंगे जो बाजार की रिकवरी में आपको लीडरशिप देंगे भी। ऐसे में जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, एक जो अलग अलग तरह के एसेट्स में पैसा लगाते हैं और दूसरा जो सिर्फ इक्विटी में लगाते हैं, उन दोनों की किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह की स्कीम्स पर वो फोकस करें? सबसे पहले तो अपने लक्ष्य निर्धारित करें कि आप किस लिए निवेश कर रहे हैं, कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं, और आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है। आज जब बाजार गिरा है, सपोज 10% बाजार गिर गया है ये पिछले कुछ हफ्ता में, आप उसको देख सकते हैं कि आपका 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो 9 लाख रुपए हो गया, तो आप में क्षमता है क्या वो देखने की। हो सकता है 9 लाख का 8 लाख भी हो जाए। 20% बाजार ऊपर नीचे हो जाए तो आप उसको झेड़ सकते हैं क्या, जिसको बोलते हैं ना पेट का पानी नहीं हिला क्या आपका। अगर वो बहुत हिल रहा है तो पूरा पैसा इक्विटी में मत डालिए, थोड़ा फिक्स इनकम में रखिए, थोड़ा गोल्ड सिल्वर में रखिए। पर अभी तो ऐसा माहौल हो गया है कि फिक्स इनकम में भी यील्ड ऊपर जा रहे हैं, गोल्ड सिल्वर भी नीचे गिर रहा है, इक्विटी भी गिर रहा है। बट ऐसी स्थिति लंबे समय तक नहीं रहती है। पिछला इतिहास देखेंगे, लंबे समय तक नहीं रहती है। और अगर आप ऐसे
निवेशक हैं जिसमें रिस्क एपेटाइट है, आपकी उम्र कम है, आप सोच रहे हैं मैं कमाता रहूँगा, धीरे धीरे एसआईपी बढ़ाता रहूँगा, तो उसमें धैर्य रखिए और अपनी एसआईपी चलाते रहिए। और अगर आप में क्षमता है कि आप बाजार की थोड़ी और गिरावट देख सकते हैं तो उसको टॉपअप भी करिए। तो मैं जनरली जब लोगों से मिलता हूँ पूछता हूँ, सेम ये सवाल पूछता हूँ, कितने समय के लिए रिस्क के बजाय, बोले सर जो बेस्ट हो वो वाला बता दो, म्यूचुअल फंड ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा। कितने समय के लिए? सर जब तक पैसा बनता रहेगा हम लगाए रखेंगे। बट ऊपर जाते हुए लगाने में, बट होल एसआईपी का आइडिया क्या है कि जब बाजार नीचे जाएगा तो ज़्यादा ही तो फायदा होगा, तो फायदा होता है ना आपको लंबे समय तक। अगर हर महीने ऊपर ही जाता जा रहा है और आप 10 साल के लिए एसआईपी कर रहे हो, आपकी 25 साल की उम्र है, आपको 40-45 साल की उम्र तक पैसा लगाना है 20 साल तक, और सोचो पहले 3-4 सालों में बाजार बहुत बढ़ गया तो आपके लिए अच्छा नहीं हुआ। मैंने फ्लेक्सी कैप की बात करी, आज 1800 रुपए के ऊपर की एनएवी है, कई वर्षों तक तो वो 10 रुपए के आसपास घूमती रही, तो इतनी यूनिट्स उनकी एक्यूमुलेट हो गई 96, 97, 98, 99 में कि आज उनको फायदा हो गया। तो वो जितना उस तरह से सोचेंगे उतना ही उनको फायदा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो आपके पास, एसेट सब तरह के एसेट्स हो, और उसके बाद आप पैसा लगाएं, ये बेहतर है। अब एक आखिरी सवाल जो है ये लेवरेज मत रखिए। हाँ। मतलब जिनके पास लेवरेज है उनको तो हम हमेशा कहते रहे, हमने एफ&ओ की भी बात करी है, हमने इस तरह का जो भी लोग करते हैं वो अच्छा नहीं है, बिकॉज उसमें ऐसी रिस्क कभी ना कभी आती है और आपको लगता है कि अरे पैसा बनाना तो इतना इजी है, क्या फंड में रिटर्न दे रहे हैं, हमारा खुद का देखिए, हम तो एफ&ओ में ऐसे कमा रहे हैं या इस ट्रेडिंग में कमा रहे हैं या आईपीओ में ऐसे कमा रहे हैं। तो आप देखिए अब उनके पोर्टफोलियो की क्या हालत हुई है। आखिरी सवाल, वेल्थ मंत्र निवेशकों के लिए इस तरह के मार्केट में? मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, वो सही निवेश, संयम और समय, तीनों चीजें सही चाहिए। निवेश, संयम और समय, साउंड इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम प्लस पेशेंस, वो तीनों का समागम बहुत जरूरी है। और वो जो पेशेंस वाला जो पार्ट है वो इसी समय पर आपका इम्तहान होता है। यही अभी परीक्षा है कि आप में वो पेशेंस है क्या और आप बड़ी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे क्या लंबे समय में। और सबसे अच्छा तरीका आप जाके देखिए, जब कुवैत और इराक की युद्ध हुआ था तब क्या हुआ था, 9/11 हुआ तब क्या हुआ, 2008 में क्या हुआ, 2013 में क्या हुआ, 2016 में क्या हुआ, 20 में क्या हुआ, 22 में जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई और ऑयल के दाम $80 से $130 गए, उसके बाद बाजार का क्या हुआ। और इस पूरे 40 साल में अगर आपने पेशेंस बनाए रखा तो आपने कितना पैसा बनाया। लेकिन ये जैसे मैंने कहा कि उस दिन जब आपका न्यूज़ आता है, टिकर आता है, ईरान ने यहाँ अटैक कर दिया, ये मिसाइल चली गई, एक ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दे दिया, उस दिन आपका इम्तहान होता है वो पेशेंस का और वो आपके धैर्य और संयम का। बिल्कुल ठीक बात है। इसी तरह के मुश्किल माहौल में आपको दिखाना होता है संयम, धैर्य, कि हाँ मैं अपने इन्वेस्टमेंट में डटा रह सकता हूँ। और इसका सीधा सा तरीका ये है कि फिर आप सीधे शेयर खरीदने में डर लगता है तो फिर म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश करें, ताकि आपको मिलता है एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। और फंड मैनेजर्स जो ज़्यादा इस मामले के एक्सपर्ट हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके फंड को करते हैं मैनेज। बताया नवनीत मनोज साहब ने किस तरह से इस तरह के बाज़ार को आप मजबूती से झेले भी और निवेश के लिए एक बेहतरीन मौका भी ढूंढे। नवनीत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद समय देने के लिए और हमारी इस सीरीज़ का आज शुरुआत करने के लिए। तो वेल्थ मंत्र में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।